Hey everybody, hello and welcome back to channel Info Island. And guys, जैसे कि हम सब जानते हैं अभी आपके रेलवे आरपीएफ के 2024 के एग्जाम शुरू हो चुके हैं, जिसमें आपका कल यानी कि 2 दिसंबर 2024 के आपके फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस और सेकंड शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस इज लाइव ऑन चैनल. सो गाइज आप उसको देखिए और यू कैन हैव पर्सनल एनालिसिस की कितना परसेंट आपने एग्जामिनेशन करेक्ट किया है. एंड गाइज ऑन द बेसिस ऑफ जो आज आपका 3 दिसंबर 2024 का फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम हो चुका है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी हैव कम अप विद मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो कि आपके आगे आने वाले शिफ्टों में आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे. एंड अलोंग विद दैट जो आपके आज के फर्स्ट शिफ्ट के पेपर में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, वी विल बी डिस्कसिंग ऑल ऑफ दोज क्वेश्चंस, जीके जीएस क्वेश्चंस इन टुडेज वीडियो. वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना, पूरा जरूर से देखना, बिकॉज दिस इज अ वेरी मच इंपॉर्टेंस टू all of you all who are preparing for the government examination. बीट आप चाहे रेलवे के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, बैंकिंग की कर रहे हो, या यूपीएससी कर रहे हो, या किसी भी पर्टिकुलर कॉम्पिटेटिव एग्जाम की कर रहे हो, नो मैटर व्हाट कॉम्पिटेटिव एग्जाम आर यू प्रिपेयरिंग फॉर, हर किसी गवर्नमेंट जॉब में आपको इस तरह के क्वेश्चंस आपकी प्रिपरेशन का लेवल बूस्ट अप करेंगे. सो या दैट्स अबाउट इट. एंड इसके अलावा अगर चैनल पे नए हो, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है, तो जस्ट हम्बल रिक्वेस्ट, जल्दी से जाओ चैनल को सब्सक्राइब कर लो and also notification bell icon को hit कर देना so that you never miss any update that comes from us. Okay, now let's begin and look for the questions. So guys, first important question आपसे पूछा गया था that what kind of order of reaction is decomposition of ammonia on platinum surface. जो platinum surfaces पे जो एक decomposition होता है अमोनिया का, वो किस तरह का एक रिएक्शन का प्रोसेस या रिएक्शन का ऑर्डर कहलाता है. सो गाइज इट इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन. सो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन. और जो डिकम्पोजिशन होता है गैसियस अमोनिया का, जिसको हम NH3 से डिनोट करते हैं, ऑन अ हॉट प्लैटिनम जिसको हम PT से डिनोट करते हैं, प्लैटिनम सरफेस इज व्हाट इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन. एंड इन अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन बेसिकली होता क्या है, जो रेट होता है रिएक्शन का, दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट और मल्टीपल रिएक्टेंट अगर प्रेजेंट है तो ऑफ दैट रिएक्टेंट्स. ठीक है, सो जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज द करेक्ट आंसर. Next question, the Shore temple in Mahabalipuram was built during the reign of which dynasty? So guys, जो Shore temple महाबलीपुरम में जो exist करता है, जो situated है, वो किसके शासन काल में बनवाया गया था? So guys, जो नरसिम्हा वर्मन द्वितीय थे, ठीक है, ये नाम आपको अच्छे से याद कर लेना है. जो नरसिम्हा वर्मन द्वितीय थे, जो कि पल्लव डायनेस्टी से बिलोंग करते थे. तो ये आपको दोनों चीजें याद होनी चाहिए. अगर आपसे डायनेस्टी पूछा जाए तो पल्लव डायनेस्टी, अगर किसके शासन काल में किया था ये पूछा जाए तो नरसिम्हा वर्मन द्वितीय. एंड एज अ ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट महाबलीपुरम इट वाज क्लासिफाइड एज अ यूनेस्को. तो गाइज ये जो शोर टेम्पल है, ये जो मॉन्यूमेंट्स की जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स का जो रिकॉर्ड है उसमें भी इसका नाम है. और 1984 में ही उसने अपना नाम उस लिस्ट में ऐड कर लिया था. एंड सिंस देन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में से एक कहलाता है द शोर टेम्पल विच इज लोकेटेड इन महाबलीपुरम. ओके. Okay, next question. In which year was the first Asian Kabaddi Championship held? So guys, firstly, सबसे पहले it happened in the year 1980. So 1980 is the correct answer, and it was included as a demonstration sport in the 9th Asian Games which held in New Delhi, जो कि 1982 में आपके हुए थे. ठीक है, जो कि 9th सीरीज हुई थी एशियन गेम्स की न्यू दिल्ली में 1982 में, उसमें भी इसको इंक्लूड किया गया था. कबड्डी जो है उसने एशियन गेम्स में अपना नाम रिकॉग्नाइज करवा लिया है एज अ फुल स्पोर्ट. ठीक है, एंड इट वाज रिकॉग्नाइज्ड एज अ स्पोर्ट इन 1990. ठीक है, किस साल में, अगर आपसे पूछा जाता है कि किस साल में कबड्डी को एज अ स्पोर्ट ऐड कर दिया गया था एशियन गेम्स में, सो इट हैपेंड इन द ईयर 1990. और इसके अलावा अगर हम बात करें प्रो कबड्डी लीग की विच हैज रिसेंटली स्टार्टेड, तो वो आपका एस्टेब्लिश हुआ था इन द ईयर 2014. सो ऑल ऑफ दीज डिटेल्स एंड ऑल ऑफ दीज फैक्ट्स आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट, तो अच्छे से याद रखना. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज नियरेस्ट टू श्रीलंका? आपको ऑप्शंस दिए गए थे यमन, माहे या कराईकल. तो गाइज श्रीलंका, अगर आपने मैप में नोटिस किया हो, तो जो श्रीलंका के नियरेस्ट है आउट ऑफ दीज थ्री वो है आपका कराईकल, क्योंकि कराईकल इज अ पार्ट ऑफ पौंडीचेरी. सो कराईकल इज द करेक्ट आंसर हियर.
नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज जवाहरलाल नेहरू मणिपुर डांस अकेडमी, जिसको शॉर्ट में JNMDA बोला जाता है, इज लोकेटेड? सो गाइज, दिस पर्टिकुलर अकेडमी इज लोकेटेड इन इम्फाल विच इज सिचुएटेड इन मणिपुर। और इस डांस अकेडमी की अगर हम बात करें, स्थापना कब हुई थी, एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, तो दैट हैपेंड इन द ईयर 1954। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड चंपारण मूवमेंट हैपन? तो गाइस, जो चंपारण मूवमेंट है, जो कि बहुत ज्यादा फेमस एक मूवमेंट था, इफ यू गाइस रिमेंबर, आपने पढ़ा भी होगा, हम सब ने पढ़ा है हिस्ट्री में। तो जो चंपारण मूवमेंट था, दैट हैपेंड ऑन 19th ऑफ अप्रैल 1917 में। और वो एक फार्मर्स का, ठीक है, जो पीजेंट्स होते थे ना, उनका एक विद्रोह आप कह सकते हो, वो था। तो पीजेंट रिवोल्ट उसको बोला जाता है, विच वाज known to be as the Champaran movement. Okay, next question. Who is the Controller General of Accounts in 2023? So guys, confuse नहीं होना है, ठीक है? दो चीजें होती हैं, one is CGA and one is CAG. So आपसे यहाँ पे CAG नहीं, CGA, which is Controller General of Accounts पूछा गया था. So guys, 2023 में it was Shri SS Dubey जिनको अपॉइंट किया गया था as a CGA of India. और ये इनका अपॉइंटमेंट हुआ था in the year 2023 इन द मंथ ऑफ मार्च। सो मार्च 2023 में उनको अपॉइंट कर लिया गया था। और अगर आपसे पूछा जाए कि वो कौन से नंबर पे हैं, तो ही इज 28th जो कि इस पोजीशन को हैंडल कर रहे हैं। तो मतलब 28th कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स हैं इंडिया के, ठीक है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर नॉन पेरिशेबल फूड्स? तो गाइज, नॉन पेरिशेबल फूड्स वो फूड्स होते हैं जिनको आप स्टोर कर सकते हो फॉर अ लॉन्ग टाइम, ठीक है, फॉर अ पीरियड ऑफ लॉन्ग टाइम विदाउट एनी काइंड ऑफ रेफ्रिजरेशन। उनको रेफ्रिजरेट करने का नीड नहीं होता, और वो जल्दी से ना, मतलब पेरिश यानी कि खराब भी नहीं होते, ठीक है? तो ऑल ऑफ दोस गुड्स एंड प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड नॉन पेरिशेबल फूड्स। एंड इफ वी टॉक अबाउट सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ दीज नॉन पेरिशेबल फूड्स, तो उसमें इंक्लूडेड है हनी, सॉल्ट, शुगर, स्पाइस, विनेगर, व्हाइट राइस, कैंड फिश, coconut milk, dark chocolate, etc. So guys, these are some of the examples of those non-perishable foods or non-perishable products जिनको आप store कर सकते हो for a longer period than the perishable goods. Okay, next question. Who estimated national income for the very first time in India? So guys, as we all know, अब तो भाई planning commission and all of those के बाद जो national capital है, national income है, जो per capita income है, वो सब का estimate होती है, वो सब calculate होती है. But there was a time जब ये सब चीज इतना ज्यादा popular नहीं था, you know. तो जो first person थे जिन्होंने पहली बार per capita income या फिर national income का use किया था, वो इंसान थे दादा भाई नारोजी। सो द नेम ऑफ दैट पर्सन इज दादा भाई नारोजी, जो आपको आपको याद कर लेना है। एंड ही वाज द पर्सन हु मेड द फर्स्ट अटेम्प्ट टू कैलकुलेट द नेशनल इनकम ऑफ इंडिया, जो कि उन्होंने किया था बैक इन द ईयर 1867 टू 1868, ठीक है? और उन्होंने ये भी एस्टिमेट करा था उस समय में कि जो उस समय के लोगों की पर कैपिटा इनकम थी, वो 20 रुपए की थी, या शायद 20 रुपए की होनी चाहिए, समथिंग लाइक दैट। So Dadabhai Naoroji was the one who estimated national income for the first time in India. Okay, next question. What elements were placed in Newland's table with halogens? तो halogens के साथ जो न्यूलैंड की टेबल थी, उसमें जो दो कंपोनेंट्स या आप कह सकते हैं एलिमेंट्स डाले गए थे, देवर कोबाल्ट एंड निकल, जिसमें हम कोबाल्ट को CO से और निकल को Ni से डिनोट करते हैं, ठीक है? और अपनी इस न्यूलैंड की जो थ्योरी उन्होंने बनाई थी, उसमें उन्होंने स्टेट करा था कि जब भी एलिमेंट्स को अरेंज किया जाता है, तो उनको कुछ इस तरह से अरेंज किया जाता है कि वो इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट हो, or each of the eighth element has the same properties as the first element. So this is how he has presented the atomic you can say elements जो होते हैं उनको उस तरह से प्रेजेंट किया है, और उनके हिसाब से उसी तरह से प्रेजेंट करना चाहिए कि जब भी हम एलिमेंट को अरेंज करें तो उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट के हिसाब से करें, सो दैट ईच ऑफ द एट्थ एलिमेंट जो रहेगा उसकी जो प्रॉपर्टीज रहेंगी ना, वो फर्स्ट एलिमेंट के बराबर होगी। सो दैट इज ऑल अबाउट न्यूलैंड टेबल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, बंग विभूषण पूछा गया था कि ये जो बंग विभूषण अवार्ड है, ये किस स्टेट की गवर्नमेंट ने इंस्टीट्यूट करा था?
So guys, this Banga Vibhushan award was instituted very first by the West Bengal government. So West Bengal is the correct answer. Next question, aves belong to which phylum? So guys, Chordata is the correct answer. Next question, the Lok Sabha has passed the Marine Aids to Navigation Bill 2021 that aims to repeal the Lighthouse Act of which year? So यहाँ पे जो Lighthouse Act की जिसकी हम बात कर रहे हैं that is 1927. So यहाँ पे आपका 1927 is the correct answer. ठीक है, जो लोकसभा है उसने पास किया था एक Marine Aids to Navigation Bill 2021. AIDS, make it AIDS here. राइट, इन ऑर्डर टू रिप्लेस एन आउटडेटेड लाइट हाउस एक्ट जो कि 1927 का था और जिसको इंटरेस्ट करा जाए एडिशनल पावर्स और एडिशनल फंक्शंस के साथ टू द डायरेक्टरेट जनरल ऑफ लाइट हाउस एंड लाइटिंग. सो 1927 इज द करेक्ट आंसर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था गुरु पूरब से रिलेटेड कि ये जो गुरु पूरब त्योहार है इट इज सेलिब्रेटेड एज द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ विच ऑफ द सिख गुरुज. तो गाइज जो सिख गुरुज हैं, जो 10 सिख गुरुज हैं, उनसे रिलेटेड अगर आपको वीडियो देखना है तो इट इज अवेलेबल ऑन द चैनल. आई विल मेंशन दैट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. और जो सजेशन वीडियोज आते हैं वीडियो के एंड में मैं वहां पे भी उनको आपको प्रोवाइड करा दूंगी, आप उसको देख सकते हैं. इट विल हेल्प यू गाइज अ लॉट. तो गुरु पूरब की हम बात करें जिसको हम सिख फेस्टिवल के नाम से जानते हैं, तो इट इज अ सिख फेस्टिवल बेसिकली जो कि मनाया जाता है गुरु नानक देव जी की बर्थ एनिवर्सरी के तौर पर, है ना. एंड बात करें गुरु नानक देव जी की तो ही वाज द फाउंडर ऑफ सिखिज्म, जिन्होंने सिख जो हिंदुइज्म जैसे होता है ऐसे सिखिज्म भी होता है. तो सिखिज्म की जो स्थापना जिसने करी थी वो गुरु नानक देव जी ही थे. एंड ही वाज द फर्स्ट ऑफ द 10 सिख गुरुज. जितने भी जो 10 सिख गुरुज हैं उनके सबसे पहले जो थे वो थे गुरु नानक देव जी. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, तानसेन म्यूजिक फेस्टिवल जो है ये किस स्टेट में होता है? सो तानसेन म्यूजिक फेस्टिवल जो होता है दैट हैपेंड, आई थिंक इट हैपेंड एवरी ईयर, राइट? हाँ, इट हैपेंड एवरी ईयर एंड इट हैपेंड इन ग्वालियर. ग्वालियर मध्य प्रदेश में इस तानसेन म्यूजिक फेस्टिवल को काफी हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है. एंड ये 5 डे फेस्टिवल होता है, मतलब 5 दिवसीय फेस्टिवल होता है जिसको हम हर साल इन द मंथ ऑफ दिसंबर सेलिब्रेट करते हैं इन द मेमोरी ऑफ मिया तानसेन. तो ये चीज भी आपको ध्यान में रखना है. और जो नेशनल तानसेन अवार्ड है जो कि 2019 का जो दिया गया था वो दिया गया था टू द फेमस सिंगर पंडित विद्याधर व्यास. तो ये चीज भी आपको याद रखनी है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके गाइज, अगर हम बात करें तानसेन की, सो ही इज एन इंडियन हिंदुस्तानी सिंगर और वो ग्वालियर घराना से ही बिलोंग करते हैं, ठीक है. एंड उसके अलावा कुछ ऐसे मेजर अदर फेस्टिवल्स जो कि मध्य प्रदेश के कौन से हैं वो अब हम आपको बताने वाले हैं. तो प्लीज नोट इट डाउन. सो हेयर आर सम ऑफ द नेम्स जो कि मध्य प्रदेश जो है वहाँ के फेस्टिवल्स, वहाँ के महोत्सव में इंक्लूडेड है, जिसमें लोकरंग महोत्सव हो गया, खजुराहो महोत्सव हो गया, भगोरिया हाट महोत्सव हो गया, और ये आपका मालवा उत्सव, चेटिया गिरी गिरी विहार महोत्सव, पंचमारही उत्सव. ये सो सारे नाम हैं. दीज आर all the festivals that are celebrated in Madhya Pradesh every year. So please इन सब नामों को याद रखना, हो सकता है आपसे इनमें से कोई पूछ लिया जाए. Okay, next question, when where was Akbar crowned as a king? So Akbar ko guys, when he was the age of 13, yeah, at the age of 13 he was crowned as the king. और ये जो हुआ था it happened in the year 1556 in पंजाब. ठीक है, कलनौर कलनौर पंजाब में एक जगह है जहां पर दिस पर्टिकुलर थिंग हैपेंड, जहां पर उनकी आप कह सकते हैं ताज पोशी हुई थी. एंड ही वाज ऑनर्ड टू बी द किंग देन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज इंडियाज जुडिशियल सिस्टम? तो गाइज अगर हम इंडिया के जुडिशियल सिस्टम की बात करें तो इट इज फर्स्टली इट इज सिंगल, इट इज इंटीग्रेटेड एंड इट इज इंडिपेंडेंट. सो दैट इज ऑल अबाउट द जुडिशियल सिस्टम ऑफ इंडिया. और जो जुडिशरी है इंडिया में उसको कंसिडर किया जाता है एज द वॉच डॉग ऑफ डेमोक्रेसी. और इट इंटरप्रेट्स द लॉ, it is settles disputes and dispenses justice to the citizens. So this is the responsibility that our government hold
as India's judicial system. अपार्ट फ्रॉम दिस, इंडिया में जो टॉप पर है दैट इज द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, जो सर्वोच्च न्यायालय आप जिसे कह सकते हैं वो है सुप्रीम कोर्ट, विच इज फॉलोड बाय द हाई कोर्ट, एंड देन कम्स द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ठीक है। हर कंट्री में इंडिया में इट इज द सुप्रीम कोर्ट जो सबसे टॉप पे आता है, फिर है हाई कोर्ट, उसके बाद आता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जिसमें जो सुप्रीम कोर्ट होता है इट कंसिस्ट ऑफ द चीफ जस्टिस, और इंडिया के कम से कम 25 हाई कोर्ट्स हैं, तो इंडिया के 25 हाई कोर्ट्स हैं अभी तक। इसके अलावा जो सुप्रीम कोर्ट होता है उसके अगर हम राइट की बात करें, उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें, तो इट इज द राइट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट टू लुक इनटू द न्यू केसेस, एंड जो हाई कोर्ट के डिस्प्यूट्स हैं उनको भी देखने का कार्य करता है सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट। Okay, next question. In which 5 year plan period was the slogan गरीबी हटाओ given? So guys, जैसे कि हम सब जानते हैं, पहले जब नीति आयोग नहीं था, पहले उससे पहले जो प्लानिंग कमीशन था वो इन सब चीजों को रन आउट करता था, जिसमें हर साल 5 पंचवर्षीय योजना यानी कि 5 year प्लान योजना लेकर आई जाती थी, जो कि बताती थी कि हाँ इस योजना में हम ये करेंगे, दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स, दीज आर द मिशंस, दीज शुड बी द अचीवमेंट्स, दिस शुड बी द ग्रोथ रेट, दिस इज द प्लान रेट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो सब उसमें डिस्कस करी जाती थी। और 5 साल के बाद देखा जाता था क्या हमने प्लान करा है एंड क्या हमने एक्चुअली अचीव करा है। सो लाइक दैट ओनली जो 5th 5 year प्लान था दैट हैपेंड सॉरी, जो कि 1974 टू 1978 तक चला था, उसका गाइज मेन ऑब्जेक्टिव ही ये था कि लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट बढ़ाया जाएगा, गरीबी को हटाया जाएगा यानी कि रिड्यूसिंग पावर्टी, और सेल्फ सफिशिएंसी कंट्री में लेकर आई जाएगी। सो इस गरीबी हटाओ का ये जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, इसका आंसर होगा 5th 5 year प्लान, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव ही यही था कि लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट बढ़ाया जाएगा, पावर्टी घटाया जाएगा, सेल्फ सफिशिएंसी को अचीव किया जाएगा। और ये किस टाइम पीरियड में रैन करी थी? 1974 टू 1978। इसके अलावा गाइस जो इस पंचवर्षीय योजना में हुआ क्या था, जो इंडियन नेशनल हाईवे सिस्टम था उसको इंट्रोड्यूस किया गया था इसी 5 year प्लान में, और जो टारगेट ग्रोथ रेट रखी गई थी इस पंचवर्षीय योजना की, इस 5वीं पंचवर्षीय योजना की आई वुड से, तो जो टारगेट ग्रोथ रेट रखी थी वो 4.5% 4.4% रखी थी, लेकिन जो एक्चुअल में ग्रोथ रेट अचीव करी थी तो वो 4.8% थी, तो विच इज ऑलमोस्ट 5% एंड विच इज कमेंडेबल कि हमने 0.4% जो था रेट उसको ज्यादा अचीव किया था, ठीक है। एंड 1978 में ही जो न्यूली इलेक्टेड थे मोरारजी देसाई गवर्नमेंट, उन्होंने इस पर्टिकुलर प्लान को, इस पर्टिकुलर 5 year प्लान को रिजेक्ट कर दिया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग विच डायनेस्टी वाज द महाबलीपुरम टेम्पल बिल्ट? तो गाइज जो महाबलीपुरम जो टेम्पल है वो पल्लवा डायनेस्टी जो थी उसके रेन में आप कह सकते हैं उसको बिल्ड करवाया गया था। और जो महाबलीपुरम टेम्पल है और कैलाशनाथपुरम टेम्पल है, देवर बिल्ट बाय पल्लवा किंग नरसिम्हा वर्मन द्वितीय, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये नरसिम्हा वर्मन द्वितीय याद रखना है। और इस पर्टिकुलर टेम्पल को जो डिजाइन करा गया था वो द्रविडियन स्टाइल में डिजाइन करा गया था। तो दीज आर सम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू महाबलीपुरम टेम्पल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट इन इंडिया हैज द लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क? तो सबसे बड़ा जो रेलवे नेटवर्क है वो उत्तर प्रदेश का है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के पास 9,077.45 किलोमीटर लंबा रेलवे नेटवर्क है। सो उत्तर प्रदेश दैट्स हाउ बिकम्स वन विद द लॉन्ग रेलवे नेटवर्क। एंड इसके अलावा इफ वी टॉक अबाउट द लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म, ठीक है, वो रेलवे नेटवर्क था, नाउ वी आर गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट रेलवे प्लेटफॉर्म। तो जो लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है इंडिया में वो है हुबली जंक्शन रेलवे स्टेशन, जो कि आपके कर्नाटका में सिचुएटेड है, जो कि 1505 मीटर लंबा है। इसके बाद जो सेकेंड लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म है वो आपका गोरखपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन है, जो कि उत्तर प्रदेश में सिचुएटेड है, एंड 1366.33 मीटर्स लंबा है। सो दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, अच्छे से याद रखना। इसके अलावा गाइज इफ वी टॉक अबाउट द रेलवे नेटवर्क इन इंडिया, तो राजस्थान जो है वो दूसरे नंबर पे है,
ठीक है। उसके बाद आफ्टर अमेरिका चाइना, ठीक है, आफ्टर अमेरिका चाइना जो है वो सेकंड नंबर पे है, और जो रशिया है वो थर्ड नंबर पे है, और जो इंडिया है वो फोर्थ नंबर पे है, ठीक है। एंड इसके अलावा जो चाइना है दैट लीड्स इन टर्म्स ऑफ हाई स्पीड ट्रेन, ऑब्वियसली चाइना सबसे आगे है हाई स्पीड ट्रेन की अगर हम बात करें तो उसमें। और जो चेक रिपब्लिक है इट हैज द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ रेलवे नेटवर्क, सो ये चीजें भी इंपॉर्टेंट हैं। Okay, next question. What was the mascot of the FIH Men's Hockey World Cup 2023? तो guys, it was Ollie the Warrior. और Ori Ridley जो है wearing a blue jersey and a hat, और it was a sea turtle denoting that. तो ये चीज भी आपको याद रखना है. Next question, which Governor General of India declared sati a crime in 1829? So guys, William Bentinck was the person जिन्होंने 1829 में जो सती प्रथा थी उसको अबॉलिश कर दिया था, उसको खत्म करवा दिया था, बिकॉज उनके हिसाब से जो सती प्रथा थी इट वाज नथिंग बट क्राइम, ठीक है। और इनको मॉडर्न वेस्टर्न एजुकेशन इन इंडिया का फादर भी बोला जाता था, एंड ही डिपोज्ड द किंग ऑफ मैसूर एंड एनेक्स्ड हिज टेरिटोरीज इन 1831 एडी। तो ये चीज भी आपको ध्यान में रखना है। And guys, apart from that, जो William Bentinck थे, he was the first Governor General of India, and he also opened the first medical college in Calcutta in 1835 AD. तो ये सारी important चीज भी आपको याद रखनी है। And guys, one thing more, अगर आपको इंडिया के जो वाइसराइज हैं और जो गवर्नर जनरल रहे थे उससे रिलेटेड वीडियो देखना है तो that is also available on the channel. Please do have a look. It will help you a lot. सो दैट्स इट गाइस, दीज वर द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आज के आपके रेलवे का जो आपका आरपीएफ का एग्जाम हुआ है उसके 3 दिसंबर के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए हैं। इफ यू लाइक द वीडियो एंड फाउंड इट इन्फॉर्मेटिव देन डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, एंड ऑल्सो गिव इट अ big fat thumbs up. And guys, one more thing, if you have any question, query, suggestion, recommendation, please do let us know in the comment section down below, and we will come up with a solution for all of that. आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, वी विल सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए मच लव टू ऑल ऑफ यू ऑल, एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल द कैंडिडेट्स।